हेलो दोस्तों, मैं एलपी मनीष कुमार पांडे डीपी मनी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया जा चुका है कि यूपीपी रेडियो ऑपरेटर के अंतर्गत हेड ऑपरेटर एंड असिस्टेंट ऑपरेटर के संपूर्ण साइंस को हकीकत ज्ञान से कंप्लीट कराया जाएगा। सो मैं आ गया हूं और आज से साइंस के अंतर्गत पहली चैप्टर को मैं आज पढ़ाऊँगा। दोस्तों, केवल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अंत तक देखने के बाद आप खुद को एनालिसिस करें और एनालिसिस करेंगे तो आप यह पाएंगे कि वास्तव में आपका जो परिवर्तन है वह प्रारंभिक परिवर्तन से कुछ बदला हुआ महसूस होगा। यही नहीं दोस्तों, जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो निश्चित ही हमारे प्रत्येक वीडियो से कहीं ना कहीं आपको हेल्प वहाँ पर हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। मैं एक क्वेश्चन का कोई गारंटी नहीं करता है दोस्तों, मैं हर क्वेश्चन की गारंटी करता हूँ कि मैं साइंस को इस विधि से और हकीकत विधि से मैं बताऊँगा कि रियली में आपको हर साइंस के क्वेश्चन में चाहे फिजिक्स के फिजिक्स के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आएगा उस प्रत्येक क्वेश्चन में हमारे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का ज़रूर आपको मदद मिलेगा। और दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको यह लगे कि यह वीडियो वास्तव में आपके लिए सार्थक साबित हुआ है तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं उसके बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, पहला चैप्टर शुरू करते हैं आज रेडियो ऑपरेटर के पहला, जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। दोस्तों, जैसा कि आपके चैप्टर का नाम ऊपर लिखा गया है और लेसन 1 है और फिजिक्स का ये पार्ट है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का केवल यही एकमात्र उद्देश्य है कि आप इस वीडियो के द्वारा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर साइंस में, जो कि मैंने बताया है कि जो 4 सेक्शन का एक पहला सेक्शन है जो 100 मार्क्स का है, उस 100 मार्क्स में 50 मार्क्स जीके का आएगा और 50 मार्क्स साइंस का आएगा। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप 50% क्वालिफाइंग मार्क है ही, तो यदि हम 50 साइंस के 50 मार्क के क्वेश्चन को अगर सही कर देते हैं तो हमारा यह जो जीके और साइंस के अंतर्गत का जो मार्क्स है वह गेन कर लेते हैं तो हम इस सेक्शन में ऑटोमेटिकली पास हो जाएंगे। और जीके में यदि हम बढ़िया परफॉर्मेंस कर देते हैं तो यह सेक्शन भी आपके लिए बेहतर हो जाएगा। बाकी का जो 3 सेक्शन होता है, क्या मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इसकी भी तैयारी बहुत ही गुणवत्तापूर्ण हकीकत ज्ञान से, जो मैथ के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, इतने सारे फार्मूलाइज पढ़ते हैं, फार्मूलाइज के द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन विश्वास मानिए, साइंस कंप्लीट होते ही आपको मैथ और रीजनिंग के भी क्लासेस कराई जाएंगी और ये क्रैश कोर्स बहुत जल्दी कराया जाएगा। और विश्वास माने आपको बहुत ही क्वालिटीपूर्ण आपको हमारे द्वारा सिलेबस प्रोडक्ट कराया जाएगा, दिया जाएगा। ये बहुत ही क्वालिटीपूर्ण। चलिए दोस्तों, अब कहने का बहुत पढ़कर खुद आप एनालिसिस करिए। दोस्तों, चलते हैं अब टॉपिक पर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट अवश्य करें। चलिए अब टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और इस प्रकार से इस लेख को हम हटाते हैं यहाँ से। सर्वप्रथम अपने वीडियो को हटाते हैं ताकि आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया जा सके। तो दोस्तों, पहला टॉपिक हमारा है भौतिक राशियाँ। क्या है दोस्तों? भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे? तो भौतिक राशियाँ दोस्तों के एक प्रकार है अदिश राशि और दूसरे के प्रकार है सदिश राशि। तो एक है अदिश और दूसरा है सदिश। तो इसका क्या मतलब होता है पहले समझ लेते हैं, फिर इस पीडीएफ को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, भौतिक राशियों को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे रिप्रेजेंट करने की प्रक्रिया में हमारे 2 प्रोसेस होकर गुजरते हैं। एक रिप्रेजेंट जो करते हैं
उसको हम अदिश के अंतर्गत रखते हैं। दूसरे प्रकार का जो रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको सदिश के अंतर्गत रखते हैं। तो हम समझते हैं कि आखिर अदिश और सदिश का कहने का तात्पर्य क्या है। अदिश का मतलब यह मतलब नहीं हुआ कि उसमें दिशा नहीं है, और सदिश का मतलब ये नहीं हुआ कि सदिश यानी उसमें दिशा है। दोस्तों अदिश और सदिश कहने का क्या तात्पर्य होता है यह हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अदिश का मतलब यह होता है कि किसी भी भौतिक राशियों को हम रिप्रेजेंट करने के लिए जब केवल परिमाण के द्वारा प्रयोग करते हैं, यानी किसी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए केवल हम अगर परिमाण का यूज कर दें और उस भौतिक राशि को हम केवल परिमाण से ही व्यक्त करके उनको अच्छे तरीक़ा से समझ लेते हैं, ऐसी राशियों को अदिश राशि कहते हैं। और जिस राशियों को समझने के लिए या व्यक्त करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए परिमाण के साथ साथ उसके दिशा का भी ज्ञान होना आवश्यक है। दोस्तों उसके दिशा का भी ज्ञान होना आवश्यक है, तो ऐसे राशि को हम सदिश राशि के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह परिमाण शब्द और दिशा शब्द का मतलब या तात्पर्य क्या होता है, यह समझने की कोशिश हम करते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं। परिमाण का सीधा मतलब आप निकाल सकते हैं आंकिक मान से। किससे निकाल सकते हैं दोस्तों? आंकिक मान से। यानी किसी भी राशि को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें तो परिमाण की आवश्यकता तो नेसेसरी रूप से पड़ती है। अब देखिए अदिश राशि में भी और सदिश राशि दोनों में परिमाण है। केवल अंतर यह है कि सदिश में दिशा है, और इस दिशा का मतलब आप पूर्व और पश्चिम मत समझिएगा। देखिए दिशा का मतलब क्या होता है। पहली बात तो आप समझ गए परिमाण का मतलब क्या होता है। परिमाण का मतलब आंकिक मान, और आंकिक मान का मतलब दोस्तों जैसे 5, 3, 4 इसी को आंकिक मान हम कह रहे हैं। यानी कोई ना कोई इसका अपना मैग्नीट्यूड जो होता है किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए। और दूसरी बात आती है हमारी दिशा। आखिर दिशा का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों दिशा का केवल मतलब यह होता है कि जो हम राशि पढ़ रहे हैं या जो यूनिट हम राशि पढ़ रहे हैं उस राशि का कोई अस्तित्व किससे या प्रारंभिक बिंदु से जुड़ा हुआ है या नहीं। यदि उस राशि का अस्तित्व किसी प्रारंभिक बिंदु से जुड़ा हुआ है तब हम मानते हैं उसको सदिश के अंतर्गत मानते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि अदिश राशि वह है जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो। जैसे बहुत सारी राशियाँ होता है, जैसे वेग हुआ, द्रव्यमान हुआ, चाल हुआ, दूरी हुआ, विस्थापन हुआ, ये सभी राशियाँ हैं। इस सभी फिजिक्स के अंतर्गत राशियों के अंतर्गत इनको रखा जाता है, जिनको क्वांटिटी कहते हैं। इस सभी राशियों का एक वैल्यू होता है, उस वैल्यू को ही परिमाण के नाम से जानते हैं। तो अदिश में केवल परिमाण से ही काम हो जाता है। यानी ऐसी राशियाँ जिसमें केवल परिमाण से उनका काम बन जाए, हो जाए, वो अदिश राशियाँ के अंतर्गत, ऐसे राशियों को अदिश राशियों के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन जिसमें परिमाण तो है ही, परिमाण के साथ साथ उसका कोई इंटरलिंकिंग भी हो किससे, उसकी अस्तित्व से, उसके प्रारंभिक अवस्था से यदि किसी प्रकार से अस्तित्व की स्थिति दिखाई दे देगी तो उसको सदिश के अंतर्गत हम रखते हैं। जैसे देखो दोस्तों इसको कैसे हम समझ सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि अदिश राशि यानी दूरी एक अदिश राशि है, और विस्थापन एक सदिश राशि है। हम जानते हैं, हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, लगभग क्लास 5, 6, 7 में ही बता दिया जाता है कि दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। लेकिन दोस्तों आखिर इस चीज़ को हकीकत ज्ञान से कैसे समझें कि आखिर दूरी कैसे अदिश राशि हुई और विस्थापन कैसे सदिश राशि हुआ। इस चीज़ को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, और यह उदाहरण हर एक अदिश राशि या सदिश राशियों को कैलकुलेट करने में मदद करेगी। अगर आपको पता भी नहीं रहेगा कि कौन सी अदिश राशि है, कौन राशि सदिश राशि है, तो आप इस टेक्निक के माध्यम से आप आराम से निकाल सकते हैं कि कौन अदिश राशि है, कौन सदिश राशि है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है, वह लड़का को एक किसी दुकान पर जाना है और वह दुकान यहाँ पर उसका है। तो वो लड़का क्या करता है कि पहले पूरब दिशा में आपका 4 मीटर तक यहाँ तक चलता है, पूरब दिशा में 4 मीटर चलता है, दूरी तय करता है, और फिर वहाँ से राइट टर्न घूमता है और दाहिने घूमकर वह फिर 3 मीटर दूरी जब तय करता है तो उसको क्या अपने मंजिल तक वो पहुँच जाता है। तो दोस्तों हम जानेंगे कि इस टोटल जो ड्यूरेशन है इसमें
क्या दूरी है और क्या विस्थापन है, और कौन सी दूरी है, कौन विस्थापन है, और कितनी दूरी है, कितनी विस्थापन में है, और क्यों दूरी अदिश है या क्यों विस्थापन सदिश है। चलिए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इस फिगर के द्वारा अगर आपसे पूछा जाएगा कि दूरी क्या है, इसमें दूरी कितना चला है वो, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आप जवाब देंगे कि अगर पूछा जाएगा कि इस लड़के ने कितने दूरी तय किया, तो आप सीधे कहेंगे कि 4 मीटर ये और प्लस 3 मीटर ये। आप कहिएगा कि वह दूरी तय कितना किया है, तो दूरी किया है 4 + 3 यानी कितना 5 मीटर, 7 मीटर, यानी दूरी कितना तय किया है 7 मीटर। यानी अगर दूरी बात किया जाए तो दूरी आपका मिल गया 7 मीटर, दूरी के मान 7 मीटर मिल गया। और पूछा जाए कि इसका विस्थापन क्या है, तो विस्थापन की परिभाषा आप क्या जानते हैं? तो विस्थापन की परिभाषा कहता है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, एक बार फिर से सुनिए, अगर विस्थापन की परिभाषा साइंस के आधार पर दिया जाए तो क्या देते हैं कि प्रारंभिक स्थिति यानी वस्तु जो प्रारंभिक अवस्था पर था, और अंतिम स्थिति यानी वह वस्तु अंतिम स्थिति में जो है उसका स्थान की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यानी अगर पूछा जाए इस लड़के का, जब यह लड़का यहाँ पर पहुँच जाएगा तो उसका विस्थापन क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ का न्यूनतम दूरी क्या होगा दोस्तों? न्यूनतम दूरी ये होगा, ये। अगर आप समकोण अगर ध्यान से देखिएगा तो यह 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, यानी यह समकोण त्रिभुज बना रहा है। अगर समकोण त्रिभुज बना रहा है तो क्या इसका मान, यानी ये कर्ण का काम कर रहा है क्या? हाँ, कर्ण का काम कर रहा है। तो कर्ण के मान निकालने के लिए क्या करते हैं? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और वो रूट में जब चला जाता है, यानी क्या इसका मान कैसे निकालेंगे? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आपका मान क्या आ जाएगा? 16 प्लस 3 का 9, 16 9 25, यानी रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा आपका 5। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा आपका 5। यानी विस्थापन कितनी होगी, जल्दी बोलिए सभी। तो विस्थापन आपके होंगे 5 मीटर। कितना विस्थापन आपका निकला है दोस्तों? 5 मीटर। तो दोस्तों आप यहीं पर देख लिए कि विस्थापन हमारा कितना आ गया 5 मीटर, और दूरी कितना चला गया, तो 4 3 7। तो पहली बात तो आप 2 चीज़ जान गए कि दूरी विस्थापन कैसे निकाला जाता है। अब बात करेंगे कि क्यों विस्थापन को सदिश, क्यों विस्थापन को सदिश कहा जाता है, दूरी को क्यों अदिश। दोस्तों जब दूरी ज्ञात हम कर रहे थे तो हमने क्या देखा, दूरी ज्ञात करने में केवल बस सीधे हमने केवल परिमाण पर ही ध्यान दिया। क्या परिमाण पर दिया कि यहाँ से यहाँ तक कितना चला है, तो 4 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ कितना चला है 3 मीटर, कुल कितना हो गया 7 मीटर। खाली बस परिमाण पर ध्यान दिया, किसी दिशा का ध्यान नहीं दिया, किधर उधर किधर गया कैसे गया नहीं दिया, केवल परिमाण का ध्यान दिया और हमने बता दिया 60 मीटर चला है सर, यानी किसी भी दिशा की बात हमने नहीं किया। लेकिन विस्थापन को बताने के लिए हमने क्या किया, तो विस्थापन को बताने के लिए दोस्तों हमने पॉइंट किया कि इसकी अंतिम स्थिति कहाँ है, तो यहाँ है, इसकी प्रारंभिक स्थिति कहाँ है, तो यहाँ है, इसके बीच के न्यूनतम दूरी को, जो कि यही है, क्या है न्यूनतम दूरी, यही है, यानी इसके दिशा को एक प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिशा का रिप्रेजेंट करने का मतलब दोस्तों कतई नहीं समझिएगा पूरब पश्चिम दक्षिण, दिशा का रिप्रेजेंट करने का मतलब यह होता है कि वह परिमाण के साथ साथ वह इंगित भी करता है कि वह कहाँ से आया है और कहाँ तक जाएगा। यह समझिए, कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को बताता है कि हाँ हमारा यह अस्तित्व है, यानी हमारी प्रारंभिक स्थिति क्या है और अंतिम स्थिति जो है उसमें प्रारंभिक स्थिति का क्या मायने है क्या नहीं, यानी कुछ ना कुछ अस्तित्व अपना छोड़ेगा, इसी प्रकार से छोड़ेगा जिसको हम सदिश राशि के नाम से जानते हैं। तो हमें पूरा विश्वास होगा दोस्तों कि इस एग्जाम्पल से आराम से आप समझ पाए होंगे कि अदिश और सदिश का मतलब क्या होता है, और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लीजिएगा। अगर दोस्तों एक और उदाहरण बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि अदिश सदिश का मतलब क्या होता है, एक उदाहरण और लेते हैं। तो दोस्तों हम दूसरा उदाहरण लिए हैं कि ऊर्जा एक अदिश राशि है और बल एक सदिश राशि है। जैसा कि हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, यानी जहाँ तक हमें ख्याल होगा कि कक्षा 6वीं 7वीं से तो आप अवश्य पढ़ लिए होंगे कि ऊर्जा एक अदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। लेकिन आपने कभी जिज्ञासा ये जानने की कोशिश नहीं किया होगा कि आखिर ऊर्जा क्यों अदिश राशि कही जाती है, बल क्यों सदिश राशि कही जाती है। यह जिज्ञासा पैदा कर कर पढ़ना ही हकीकत ज्ञान है कि कोई भी टॉपिक हम पढ़े, कोई भी जाने, उसको अपने पर एनालिसिस करना, अपने भौतिक जगत के जो हमारा अनुसरण है उसके अनुसार अपने को उसको प्रयोग में लाना, समझना,
इस प्रकार से जानना ही हकीकत ज्ञान है। जैसे देखते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं, सीधे टॉपिक पर आते हैं कि कैसे ऊर्जा अदिश राशि हुई और बल सदिश राशि हुआ। दोस्तों चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं हम। तो चलिए देखिए, ऊर्जा, अरे भैया ऊर्जा की परिभाषा तो बचपने से न पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ते आए हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और बिल्कुल ही सही पढ़ा है आपने कि एक्चुअल में हम जो कार्य करते हैं वही ऊर्जा है। तो हमारे अंदर कोई भी कार्य करने की, जैसे हम बोल रहे हैं, इसकी क्षमता कहीं ना कहीं से मिल रही है ना, वही क्या है, ऊर्जा है। या हम ऐसे हाथ हिला दिया, हाथ हिलाने की क्षमता कहीं ना कहीं से मिली ना, वही क्या है, ऊर्जा है। तो हमारी जो ये क्रिएटिविटी हो रही है, कुछ भी हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ भी हाथ पर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सबका कारण क्या है, सब किसके वजह से हो रहा है, सबकी क्षमता जो दे रहा है वह क्षमता ही ऊर्जा है। समझ में आई कि नहीं आई? तो इतना सारा बात हमने ऊर्जा में बोला, उसमें कहीं से भी ऊर्जा की कहीं अस्तित्व दिखाई देती है। अस्तित्व का मतलब ये मत समझिएगा कि उसके ऊपर हम लांछन लगा रहे हैं। अस्तित्व का कहने का मतलब कहीं भी उसकी प्रारंभिक अंतिम में कहीं लिंक दिखाई दे रहा है, या कुछ दिखाई दे रहा है कि ऊर्जा है तो एक निश्चित दिशा में उस कार्य को किया जा रहा है, नहीं ना? नहीं। अब अच्छे से समझ में आ जाएगा जब बल के बारे में हम बता देंगे कि कैसे वो दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे अपने अस्तित्व को बनाए रखा है कि हाँ हम ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे, इस कारण से उसे सदिश कहा गया। क्यों? चलिए आकर देखते हैं प्रैक्टिकली। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए ये हमने एक टेबल बनाया, इस टेबल के ऊपर हमने एक रख दिया, क्या दोस्तों अभी मैंने क्या बनाया, टेबल बनाया, और इस टेबल के ऊपर मैंने रख दिया क्या, टेबल के ऊपर रख दिया एक गुटका। क्या रख दिया? गुटका। दोस्तों हम क्या करते हैं कि इस गुटके पर एक फोर्स लगाते हैं। फोर्स का मतलब दोस्तों बल होता है, इस पर हम फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स का मान F है। क्या है? F है। तो दोस्तों इसका फोर्स का मान इस दिशा में लगा रहे हैं, इस दिशा में लगाएंगे तो मान लीजिए कि दोस्तों बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मान लीजिए हम 2 न्यूटन इस पर हमने क्या लगाया, बल लगाया। तो जब 2 न्यूटन का बल लगाएंगे तो यह वस्तु ज्यों का त्यों ऐसे ही बना रहा, इसको विस्थापित नहीं कर पाया। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने बल को बढ़ाते रहेंगे, फिर 3 न्यूटन लगाएंगे, फिर भी नहीं बढ़ा। मान लीजिए हम 5 न्यूटन पर लगाए, ये बढ़ना शुरू हो गया, यह वस्तु यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। यह वस्तु यहाँ से कहाँ आ गया दोस्तों, यहाँ पर आ गया। तो क्या यह वस्तु यहाँ से यहाँ आया? हाँ। हमने बल किधर लगाया था दोस्तों? बल हमने इस दिशा में लगाया था। तो बल जिस दिशा में लगाया था, क्या वस्तु उसी ही दिशा में या वैसे ही निरंतर बढ़ रही है क्या? हाँ बढ़ रही है। यस सर, बढ़ रही है। क्या ऐसा कभी होता है कि कभी ऐसा होता है कि हम बल लगाए इस दिशा की ओर और वस्तु बढ़कर आ जाए इस दिशा की ओर? क्या कभी ऐसा होता है? कभी नहीं ऐसा होता है। यानी हम अगर बल ऊपर की तरफ अगर लगाएंगे, वस्तु को पकड़ के ऊपर की तरफ खींचेंगे तो वह वस्तु भी ऊपर की तरफ ही जाएगी, यानी उसका विस्थापन भी ऊपर की ही तरफ होगा। यानी ये तो लिंक्ड है, ये तो अपने अस्तित्व को बल बनाए रखा कि जिधर लगाएंगे उधरे वस्तु जाएगा, उधरे विस्थापित होगा। तो क्या यह दिशा को इंगित कर रहा है कि नहीं, अपने अस्तित्व को इंगित कर रहा है? बोलो दोस्तों। हाँ कर रहा है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि बल एक सदिश राशि है और ऊर्जा क्या है, अदिश, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसमें कहीं से भी उसके अस्तित्व को नहीं देखा जा रहा है कि मैंने कहीं से वो लिंक्ड है, नहीं। ऊर्जा मिला हम काम किए, नहीं मिला नहीं करे। देखिए बल जिधर लगाए उधरे वस्तु जाएगी, ये सर्वथा सत्य है, सर्वथा सत्य है। अतः यह एक सदिश राशि है। हमें पूर्णतः विश्वास है कि आप अदिश और सदिश के हकीकत ज्ञान को जरूर आपने समझा होगा। अगर समझा होगा तो आप दोस्तों इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप करने में सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं सीधे पीपीटी के माध्यम से पढ़ते हैं, सीधे PDF के माध्यम से पढ़ते हैं, क्योंकि हकीकत ज्ञान तो मैंने दे दिया। इस हकीकत के ज्ञान के साथ साथ कुछ रिटर्न भी तो चाहिए, तभी तो एग्जाम में आप रिवीजन करेंगे और अच्छे मार्क्स को पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं PDF से। तो दोस्तों अदिश राशि और सदिश राशि, अदिश राशियों को मैंने बताया कि इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। सदिश राशि में मैंने बताया इसमें परिमाण होने के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, यानी कोई ना कोई लिंक जरूर रहता है प्रारंभिक अवस्था से। दूसरी बात इसमें लिखा कि अदिश राशियाँ को बीजगणितीय विधि से जोड़ा जाता है, जबकि सदिश राशि को त्रिभुज के नियम के द्वारा जोड़ा जाता है। अभी मैंने बताया दूरी एक अदिश राशि है, बताया कि नहीं बताया? दूरी एक अदिश राशि है। तो दूरी को जो बता रहा था तो उसको जब मैंने उदाहरण दिया तो कैसे जोड़ा था, 4
प्लस 3 सीधे 7 मीटर मैंने बता दिया, यानी सीधे सीधे बीजगणितीय योग जोड़ दिया मैंने। लेकिन जब बात हम सदिश राशि में विस्थापन की कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, त्रिभुज का नियम लगा रहे थे। क्या कर रहे थे, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, हाँ तब चर्चा का 16 तितरी का 9 यानी हुआ 25, यानी बाहर आ गया तो हमारा 5। हाँ त्रिभुज का नियम लगाया कि नहीं, समकोण त्रिभुज का नियम लगाया। हाँ तो वही तो लिखा है दोस्तों कि अदिश राशि को बीजगणितीय विधि से जोड़ा जाता है, जबकि सदिश राशि को त्रिभुज के नियम के द्वारा जोड़ा जाता है। दोस्तों डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे हर पॉइंट, इसलिए आप इसको अवश्य समझते रहिए और देखते रहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अदिश राशि में क्या होता है, अदिश राशि में कौन कौन से उदाहरण होते हैं, तो देख लीजिए अदिश राशि में कौन कौन से उदाहरण होते हैं। द्रव्यमान, और दोस्तों आप अपने एनालिसिस, जैसे कि मैंने उदाहरण देकर बताया है, दो उदाहरण दिया कि कैसे होता है, वैसे एनालिसिस करिएगा। क्या है द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान का मतलब हुआ जैसे कोई वस्तु 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg का होता है, तो उसको क्या कहते हैं 5 kg 3 kg, ये केवल परिमाण कह रहे हैं। 2 kg 3 kg यही तो परिमाण है, लेकिन इसमें दिशा का या कोई अस्तित्व नहीं ज्ञात होता है हमें। अतः द्रव्यमान दूरी, चाल, कार्य, आयतन, शक्ति, ऊर्जा, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, दाब, ये सभी के सभी अदिश राशि है। लेकिन बल, वेग, विस्थापन, संवेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, घनत्व, ये सभी के सभी सदिश राशि है दोस्तों। डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने के मिलेंगे। रही बात हकीकत ज्ञान, मैंने बताया है कि कैसे एनालिसिस करेंगे। सारे उदाहरणों को बारी बारी से बताना संभव नहीं है, संभव तो है लेकिन वीडियो इतनी बड़ी हो पाएगी कि एग्जाम के बाद छोड़िए, एग्जाम हो जाएगा फिर भी सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो दोस्तों सिलेबस के मद्देनजर रखते हुए आपको हकीकत ज्ञान में बता रहा हूँ, आप भी उस पर एनालिसिस करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। और आपके ट्रिक के लिए एग्जाम में कैसे आखिर ट्रिक नभाएं, कैसे ट्रिक लगाएं ताकि हमारे एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया है कि जिसमें भी आपको ब आए वो सभी की सभी सदिश राशि होता है, और जिसमें भी आपको वह आया नहीं पाया जाता है वो अदिश राशियाँ होती है। कौन सी राशियाँ होती है, अदिश। साधारणतया दोस्तों ऐसा होता है, 100% सत्य नहीं, याद करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। अपवाद में क्या है, यानी विद्युत धारा, इसमें वह होते हुए भी यह अदिश राशि है। दाब, इसमें वह होते हुए भी यह अदिश राशि है, ये एक अपवाद के रूप में है। बाकी ध्यान से देखिए दोस्तों, जिसमें भी ब आ जाए, जैसे बल हुआ, वेग हुआ, विस्थापन, संवेग, सभी में वह हुआ, त्वरण हुआ, विद्युत क्षेत्र, सभी में वह देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ये सभी सदिश राशि के अंतर्गत आ गए, और जिसमें ये साधारणतया नहीं दिखाई देता है वो अदिश के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा क्या है, तो नेक्स्ट में हमारा है भौतिक राशियों को निम्न प्रकार से भी बांटा जा सकता है। एक तो भौतिक राशियों को सदिश अदिश के आधार पर मैंने बांटा, और दूसरे हम जानेंगे मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। तो चलिए दोस्तों यह जानने के लिए पहले हम आते हैं। तो दोस्तों जानेंगे कि आखिर मूल राशियाँ क्या होती है और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। तो दोस्तों जब वैज्ञानिकों ने साइंस बनाया, साइंस को लिखा, साइंस को, विज्ञान को पढ़ा, विज्ञान को पढ़ाया, विज्ञान की किताबें लिखी, तो इस प्रकार से खोज करते पूरे देश के बड़े बड़े जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, उसके वैज्ञानिकों ने सारा सर्च करके, खोज करके एक पैमाना तय किया, और पैमाना तय किया कि यह जो राशियाँ हैं यानी जो क्वांटिटीज़ हैं, उस क्वांटिटीज़ के एक मूल कैटेगरी को बनाया और दूसरा व्युत्पन्न कैटेगरी को बनाया। मूल कैटेगरी का मतलब यह होता है कि जो स्वयं ही, यानी वह किसी पर निर्भर नहीं करता है, जो कि स्वयं ही वह पहले आता है। जैसे दोस्तों कभी कभी आपसे पूछा जाता है आपका मूल निवास क्या है, आप भले ही प्रयागराज पढ़ते रहिएगा और दिल्ली जाइएगा, लेकिन आप तुरंत बताइएगा कि मूल निवासी हम कहाँ के हैं, जहाँ के रहेंगे वहाँ आप बता दीजिएगा। जैसे आप प्रयागराज के रहने वाले होंगे तो बताएंगे मैं मूल निवासी प्रयागराज का हूँ, भले आप कहीं भी रहिएगा। तो मूल का मतलब ये होता है कि उत्पत्ति जहाँ से हुई है, जहाँ से वो सीधे सीधे निकला है वो चीज़, यानी उसके पहले क्या था उससे कोई मतलब नहीं है, यानी वो सीधे शुद्ध है, प्योर है, वो किसी पर भी निर्भर नहीं है, वह मूल राशियाँ होती हैं। तो वैज्ञानिकों ने शोध के आधार पर तय किया कि 7 मूल राशियाँ हैं, और यह 7 मूल राशियाँ ही अन्य राशियों को बनाती है। समझने की कोशिश करिएगा, यानी 7 थे राशि और बाकी 7 राशियों का मूल राशियों की संख्या 7 है। अब बाकी इन 7 राशियों के अलावा जो भी राशि बनाई जाएगी, जो भी क्वांटिटी बनाई जाएगी, वह सभी इन्हीं के प्रयोग के द्वारा कहीं ना कहीं बनाई जाएगी। जैसे आप जैसे समझिए राशि का मतलब क्या हुआ, राशि का मतलब वही जैसे द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, त्वरण हुआ, त्वरण भी राशि है, बल हुआ, कुछ भी बोलिए, फिजिक्स में कुछ भी आप बोलिए वह सभी राशि है। कुछ भी टॉपिक का नाम ले लीजिए, वह जैसे संवेग, ये सब है। लेकिन
आप 7 ऐसी राशियों को पढ़ेंगे जो स्वतः वो खुद पर ही निर्भर रहते हैं, वो किसी और पर नहीं रहते हैं निर्भर, वो पूर्णतः क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, यानी भौतिक रूप से वो पहले ही प्रारंभिक अवस्था है उनकी, इसीलिए उनको मूल राशियों के नाम से जाना गया। और बाकी की जितनी भी खोजें हुई, जो भी खोजें हुई, कहीं ना कहीं मूल राशियों से संबंधित या उनके प्रयोग से ही वो निर्मित हुई। और चूँकि मूल राशियों के संबंध से निर्मित हुई, इसलिए उनका नामकरण व्युत्पन्न राशि के नाम से रखा गया। किस राशि से? व्युत्पन्न राशि के नाम से बना गया। तो सीधे सीधे आपको समझ में आया होगा, क्या आया होगा कि मूल राशि का मतलब हुआ फिजिकल, यानी फिजिक्स में जितने भी हम टर्म पढ़ते हैं, जितने भी टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक में 7 राशियाँ ऐसी होती हैं जो मूल राशियाँ होती हैं। बाकी सभी की सभी राशियाँ, सभी की सभी टॉपिक जो होती हैं, कहीं ना कहीं इसी 7 राशियों से ही मिलकर किसी ना किसी के प्रयोग के से इन अन्य राशियों को प्राप्त किया जाता है, अतः उन्हें व्युत्पन्न राशियों के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, आइए समझते हैं। तो दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। तो हम आ गए हैं अपने PDF पर और इसको समझने की कोशिश करते हैं और पाते हैं यहाँ। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ पर देखते हैं कि मूल राशियाँ यानी वे भौतिक राशियाँ जो क्या होती है, स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र होने का मतलब ये कि वो खुद ही उत्पन्न हो ही रहते हैं अपने द्वारा। जैसे 7 मूल राशियाँ हैं, 7 मूल राशियों का नाम याद कर लो दोस्तों, क्योंकि 7 मूल राशियाँ यदि याद हो गई तो बाकी सारी के सारी राशियाँ क्या होंगी, व्युत्पन्न राशियाँ ही होंगी, जो इन सभी के प्रयोग करके, यानी इन्हीं का प्रयोग करके ही मूल राशियाँ बनाई जाती हैं। तो 7 मूल राशियाँ क्या है, रटिए, याद करिए, इसको समझिए। देखिए, अब रटिए शब्द का प्रयोग क्या कहने का तात्पर्य है कि इसको याद करना पड़ेगा कि 7 मूल राशियाँ क्या है। हकीकत ज्ञान तो आपको मिल गया कि 7 ही मूल राशियाँ हैं। क्या क्या है? लंबाई है, समय है, द्रव्यमान है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। इससे बोलिए, इसके समझिए, बोलिए। लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सभी के सभी मूल राशियाँ हैं। अब बाकी कोई भी इसके अलावा राशि का नाम आएगा, वो इन्हीं राशियों से बना हुआ राशि बनाई जाएंगी। जैसे हम समझते हैं व्युत्पन्न राशियाँ क्या आती है, तो वे भौतिक राशियाँ जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर रहती है, यानी व्युत्पन्न राशियाँ इन्हीं राशियों के प्रयोग करके बनाई जाती है। जैसे अब चाल है, व्युत्पन्न राशि है। आयतन क्या है, व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि चाल बराबर क्या पढ़ते हैं आप, दूरी बटा समय। दूरी क्या है दोस्तों, मूल राशि है। समय क्या है, मूल राशि है। तो मूल राशियों के द्वारा बना है कि नहीं चाल? हाँ, बना है। तो मूल राशियों के प्रयोग करके, यानी कहीं ना कहीं व्युत्पन्न राशियाँ जो हैं मूल राशियों को निर्भर रहती हैं, स्वतंत्र नहीं होती हैं, स्वतंत्र नहीं होती है, बल्कि मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। इसलिए इनका नाम व्युत्पन्न राशि कहा गया, यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज कहा गया। मूल राशियों को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, यानी खुद उत्पन्न हुई रहती हैं। अब व्युत्पन्न राशियों को डिराइव्ड क्वांटिटीज, नाम से ही लग रहा है कि डिराइव्ड किया गया, किसके द्वारा? फंडामेंटल क्वांटिटीज के द्वारा डिराइव किया गया है। तो दोस्तों यह आप अच्छे तरीक़ा से समझ गए। तो दोस्तों आपसे हम पूछते हैं, बताइए त्वरण क्या है? बोलो दोस्तों, त्वरण क्या है? त्वरण क्या है? तो त्वरण हमारा कौन सी राशि है? तो त्वरण हमारा व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि आप क्या पढ़ते हैं, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर, दर का मतलब दोस्तों कभी भी दर कहे इसका मतलब समय से भाग कर दीजिए। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो कहीं ना कहीं वेग एक आया, वेग बराबर क्या होता है, वेग का मतलब क्या हुआ दोस्तों, वेग बराबर हमारा होता है विस्थापन बटा समय। कहीं ना कहीं विस्थापन, दूरी, लंबाई, ये सभी, दूरी हुआ, विस्थापन हुआ, सभी लंबाई के ही तो पार्ट हैं, यानी यह हमारा मूल राशि होगी। समय भी मूल राशि होगी, कहीं ना कहीं मूल राशियों से मिलकर बना है, इसीलिए त्वरण हमारा व्युत्पन्न राशि है। अब ज़्यादा समझाऊंगा नहीं दोस्तों, आप खुद समझदार हो गए होंगे कि व्युत्पन्न और मूल राशि का मतलब क्या होता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यह एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। दोस्तों एग्जाम में आए ना आए, लेकिन यह जैसे मैथ पढ़ाने के लिए हमें गिनती और चारों साइन, कौन कौन से साइन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जानना आवश्यक होता है, वैसे ही हमें फिजिक्स जानने के लिए राशियों को जानना अति आवश्यक होता है, तभी हम राशियों को समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में क्या है। दोस्तों नेक्स्ट पेज में हमारा मेजरमेंट शुरू होता है। तो दोस्तों आज भौतिक राशि तक ही हम अपने बात को विराम देते हैं, और आज का टाइम टेकन कुछ ज़्यादा लगा है, लेकिन दोस्तों भले ज़्यादा लगा है, लेकिन आज शुरुआती है अभी, लेकिन आप हकीकत ज्ञान से कहीं ना कहीं परिचित तो हो ही रहे होंगे कि आखिर हकीकत ज्ञान हमारा क्या है।
दोस्तों अगर हकीकत ज्ञान से आप परिचित हो रहे हैं तो हकीकत ज्ञान का मतलब यही है कि जो भी पढ़ें हम उसको देख कर, समझ कर, एनालिसिस कर कर पढ़ें और लागू करके पढ़ें। जैसे कि मैंने देखा सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, भौतिक क्या होती है, मूल राशि क्या होती है, इन सबको समझा जाना। कल हम पढ़ेंगे दोस्तों मेजरमेंट यानी मापन। दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगर दोस्तों आपको हमारे वीडियो के द्वारा आपको लाभ हुआ होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। और साथ में अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो समझ में आई होगी तो आप निश्चित ही इसमें कमेंट अपनी दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, ताकि हमारा मनोबल बढ़ेगा। यदि हमारे में कुछ कमी होगी उसको भी आप बताइए, ताकि हम उस कमी को निपटा कर आपको अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।